तो चैप्टर 13 ना कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो है क्या, हम इसके अंदर ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, वो कौन से ड्रग्स हैं जो इसको अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम मेनली सारे आपके वो सिस्टम्स होते हैं जो आपके मेमोरी बेस पे होते हैं, डाइजेशन को कंट्रोल कर और डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं ऐसे सिस्टम, और हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले, ब्लड प्रेशर की मूवमेंट को, और आपके जो बाउल मूवमेंट, मतलब जो बाउल मूवमेंट समझ रहे हो ना, बाउल क्या होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो दोबारा रिपीट नहीं होंगे, उसके मीनिंग से समझना कि बाउल मूवमेंट और बाकी अदर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक चीज समझना, चैप्टर 11 में थी ये, ठीक है। एक होता है एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही एक तरह के हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि एगोनिस्ट जो होते हैं वो ड्रग्स वो होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और अपने जैसा ही कोई रिसेप्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिस रिसेप्टर से ये बाइंड करें, जिस रिसेप्टर को ये से अटैच होंगे, उसी जैसा रिसेप्टर ये अपना सिमिलर रिसेप्टर को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो किसी रिसेप्टर के पहले पार्ट से अटैच होकर या किसी भी पार्ट से अटैच होकर या दूसरे पार्ट से अटैच होकर, मतलब किसी भी जगह से अटैच होकर उसके रिसेप्टर को दोबारा प्रोड्यूस होने से रोकता है। तो ये स्टॉप करने का काम करता है, मतलब ये रिसेप्टर के साथ दो रिसेप्टर नहीं बना रहा, ये रिसेप्टर को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है अब वो समझना। ये तो मैंने बेसिक समझाया क्योंकि इस चैप्टर में ना ये दोनों चीजें आएंगी जो 11th चैप्टर में थी, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कोलिनर्जिक नर्वस जो होते हैं सिस्टम वो होते हैं जो आपके मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है, और डाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब इस चैप्टर में आप मेन इन सारे पार्ट्स से रिलेटेड जो आपके दिक्कतें होती हैं वो पढ़ोगे, ठीक है। हार्ट बीट को से रिलेटेड हो गया, आपके आइज़ का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, आइज़ के इश्यूज से रिलेटेड, और मूवमेंट, कई तरह के मूवमेंट आपके वॉशरूम से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, बाउल से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स आपके कंट्रोल करने का काम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स अब है क्या ये सुन लो। देखो, जब हमारे कोई कोलिनर्जिक, मतलब ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, अगर इनको कोई जो बढ़ावा दे रहा है, अगर कोई इनके इनके असर को अगर कोई बढ़ावा देता है तो एक वो है ये एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन की वजह से ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये बढ़ावा इनको मिलता है। तो दो तरह के चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है मस्कैरिनिक और एक निकोटिनिक, ठीक है। मस्कैरिनिक एक तरह का आपके मसल से रिलेटेड मूवमेंट्स हो गए, और निकोटिनिक आपके मूवमेंट्स हो गए जो आपके माइंड से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मतलब एक चीज इसमें बस ऐसे समझ सकते हो कि मस्कैरिनिक, सपोज कि कोई व्यक्ति है जिसने ड्रिंक किया है, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक किया है, तो उसके मसल्स की मूवमेंट जो है वो एकदम से रुकनी बंद हो जाएगी, उसका अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि उसने कोई निकोटिनिक चीज़ें ली होंगी, ठीक है, मतलब उसने अपने बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ यूज़ कर लिए हैं जिसकी वजह से ना वो ढंग से चल पा रहा है और ना ही उसकी शरीर में कोई मूवमेंट्स अच्छे से हो पा रही है, और इसी वजह से वो काफ़ी शरीर के अंदर ऐसे अजीब अजीब से चैनल्स मतलब आ जाते हैं, मतलब एक अजीब अजीब से कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करने लगते हैं, ताकि क्योंकि वो ढंग से ना चल पा रहा है ना सोच पा रहा है, हर चीज़ में उसकी मूवमेंट खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो देखो, जो ये है ना, इसके अंदर जो इंक्लूड है वो यही है कि वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट जो है वो किस तरह की पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में आपकी
देखो पेरिस्लेटिक मूवमेंट होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपका ये जो ऑइसोफेगस है, मतलब जो ये जो खाने की जो नली है जो गले से जा रही है, उसमें जो खाना जो है, ये जो खाना है जब वो नीचे जाता है, ठीक है, तो इसी को हम पेरिस्लेटिक मूवमेंट कहते हैं। चाहे ये अब पेरिस्लेटिक मूवमेंट आपके खाने के ऑइसोफेगस जो है, ऑइसोफेगस उससे जो वो मूवमेंट, उसी ऑइसोफेगस के अंदर जो खाने की मूवमेंट नीचे जा रही होती है उसी को पेरिस्लेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑइसोफेगस के अंदर हो गया, या फिर यूरिनरी ट्रैक, मतलब वॉशरूम से जो यूरिन निकल रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर की पेरिस्लेटिक मोशन, ठीक है, या फिर पेट के अंदर कोई पेरिस्लेटिक मूवमेंट हो गई, वो सब, ठीक है, हम इसको ही कंट्रोल करने का काम करेगा ये। एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो हम पेरिस्लेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर पेरिस्लेटिक मोशन अगर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ये गैस आपके इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, ठीक है, या यूरिनरी ट्रैक के अंदर। अभी हम यहाँ कोई बीमारी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ कहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। और आँखों में आ गया आपका, ठीक है, पॉपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब आँखों की ऊपर की आँखों की जो होते हैं पुपिल जो होते हैं, ठीक है, इन सब की मूवमेंट्स का भी कंट्रोल करने का पेरिस्लेटिक का भी, ये जो मोशन होता है इनके अंदर जो भी मोशन हो रहे हैं वो सारे मोशन आपके पेरिस्लेटिक मोशन होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, ये इसके अंदर, और भी हार्ट रेट के अंदर भी, जो दिल के अंदर खून जा रहा है उसका भी सारा मोशन पेरिस्लेटिक मोशन कहलाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, जो एक्शन है ना, ये जो मैंने बताया था अभी, मुस्कैरिन जो है, ठीक है, उससे कुछ एक्शंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एक्शन आपके, और कुछ एक्शन आपके निकोटिनिक एक्शन होते हैं, ठीक है, निकोटिनिक एक्शन। ये दो एक्शंस आप मेन इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मुस्कुरानिक और निकोटिनिक। मुस्कुरानिक मतलब जो मसल्स मूवमेंट चल रही है, ठीक है, और निकोटिनिक जो है आपके माइंड से रिलेटेड जो बॉडी का कनेक्शन है वो सब, ठीक है। और यहाँ पर बस यही है कि जो मुस्कुरानिक मूवमेंट होती है उसमें एक अमानिटा मुस्कैरिया करके एक जो अल्कोहलाइड है वो सब प्रोड्यूस होता है इसमें। और मुस्कैनिक जो है वो किसको ब्लॉक करता है, एक तरह का एट्रोपाइन को ब्लॉक करता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, बुक में देख लेना। और एसिटाकाइलिन जो मैंने भी बताया था, ठीक है, ये जो एसिटाकोलिन जो है, ये जो मैंने बताया था, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर दे रखा है। ये आपका रिसेप्टर का काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये रिसेप्टर ये है, ओके। और ये रिसेप्टर करेगा क्या, ये नर्व्स को, देखो हम ये जो एसिटाकोलिन है इसको भी सुनना, ये है क्या, देखो जो एसिटाइल कॉलिन है, एसिटाइल कॉलिन जो होता है ये हमारे, देखो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा न्यूरॉन का, ठीक है, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए, और इसके ये एक्सॉन होते हैं, है ना, और ये नर्व सेंडिंग होती है। तो साइनेप्स जो होते हैं वो इन्हीं के, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स कई सारे अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये साइनेप्स होता है, ठीक है। तो ये जो एसिटाइल कॉलिन है ना, ये इन्हीं के बीच में रिलीज होता है, इन दोनों नर्व्स के बीच में, ठीक है, जहाँ पे साइनेप्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो यही आपका एसिटाइलकोलिन जो है रिसेप्टर है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि जो हमारे दिमाग से मूवमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है हमारे नर्व्स कंट्रोल करते हैं। नर्व्स का ही काम होता है मसल्स को कंट्रोल करना, और जो मसल्स को कंट्रोल करना, और आपके जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं, आई का कांटेक्ट वगैरह, जो जितने भी मूवमेंट्स हैं आई, ये सारा जो है वो न्यूरॉन्स का खेल है, ठीक है। तो अगर इनमें रिसेप्टर वर्क करेगा तो क्या होगा कि वो जो है बिल्कुल इनके बीच का कनेक्शन ख़त्म कर देगा,
ठीक है, जब ऐसा अगर कोई भी ड्रग एडिक्ट पर्सन हो गया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसे पदार्थ यूज कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से उसके न्यूरॉन्स वर्क करने बंद कर दिए, या फिर कोई भी दिक्कत ऐसी हो सकती है जिसमें या तो पैरालिसिस हो सकता है उस इंसान को, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स उसने ले लिया हो या फिर अल्कोहल उसने ले लिया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, ऑल अबाउट हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि कौन सी वो परेशानियां हो सकती हैं और वो कौन सा रिसेप्टर है जो इनमें साइनेप्स को रोक रहा है बनने के लिए, ताकि न्यूरॉन्स का कनेक्शन माइंड तक रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही है। और इसके बाद हम आगे यही पढ़ते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है इसका इसका जो ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके आगे की रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, तो एसिटाइल कोलिन जो है ये बना कैसे, यहाँ पर ये OH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है जिसमें आपका CO2 रिलीज होएगा और यहाँ पर NH2 बनेगा और यहाँ पर OH, ठीक है, मतलब ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसके आगे फर्दर यहाँ पर कोलिन N मिथाइल ट्रांसफेरेज, यहाँ पे ये ट्रांसफेरेज मैंने एक बात बताई थी कि जिसके लास्ट में एज होता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक तरह का एंजाइम है जिसको CNMT बोल रहे हैं, ठीक है, CNMT करके भी बोल सकते हैं इसको। तो एक तरह का एंजाइम है ये, और यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरह से बनता है आपका NH CH3 इसका नाम भी कॉलिन है, ठीक है। इसका एसिटाइल में कॉलिन आ गया और फिर फर्दर एसिटाइल वाला आ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और इसका यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH3 N CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ये आपकी एसिटाइल कोलिन की रिएक्शन है जहाँ पर ये हुआ। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बस ये है कि वो मेम्ब्रेन जो वेसल्स होती हैं, एक और चीज़ सुनना कि जो एसिटाइल कोलिन होता है, इसके नीचे दे रखी है चीज़ें कि एसिटाइल कोलिन जो होता है ये बनता कहाँ पे, ये स्टोर कहाँ होता है, इसका स्टोरेज ना आपके जो देखो आपको पता है कि हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये होता किधर है, ये आपका प्रोड्यूस जो है वो जो भी बना रहा है अपना, वो या तो सेल के बाहर मौजूद होगा या सेल के अंदर मौजूद होगा। और इसका एसिटाइल कोलिन भी यही करता है कि ये किसी चीज़ की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने का काम भी करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसमें जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर हम बात करें जो हम ये पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली मूवमेंट तो हमारी क्या थी, मुस्कैरिनिक, ठीक है, और एक था आपका निकोटिनिक, ठीक है। ये हम जब से पढ़ ही रहे हैं निकोटिनिक और मस्कुरानिक। तो निकोटिनिक में आपके जो जीआईटी मतलब आपके पेट की जो इतनी मूवमेंट्स है और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो अगर किसी को अगर हमें मस्कुरानिक रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है, मतलब ऐसे कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं जो मसल्स की मूवमेंट्स को रोक दें, ठीक है। तो हम वहाँ पर ये मस्कुरानिक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, एक तरह का ड्रग यूज़ करते हैं जिसमें अगर सपोज एज अ टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के टाइम पर किस टाइप कौन सी टाइप सर्जरी, जिसमें जैसे आपको पता ही है कि सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं पेशेंट को ताकि वो सर्जरी के टाइम पे यूरिन ना पास कर पाए, ठीक है, यूरिन ना पास करे या फिर किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो पाए उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो खून रिलीज होगा तो बॉडी में जो है दिक्कतें आ सकती हैं और फिर वो ढंग से सर्जरी नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर पार्ट की। तो उस टाइम पे ये एगोनिस्ट जो ये ड्रग जो है मस्कुरानिक ड्रग यूज़ किया जाए, क्योंकि उस वक्त ये मूवमेंट हमें रोकनी है मसल्स से रिलेटेड। और एक तो ये हो गया,
और यहाँ पर एक ना हार्ट मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाता है, ठीक है। हार्ट मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उसको भी थोड़ा कम किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है हार्ट से रिलेटेड, मेन कह सकते हैं कि अगर ऑब्वियसली बात है हार्ट की मसल्स की एक्टिविटी को नीचे डाउन कर रहा है, दैट मीन्स आप उसके हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एगोनिस्ट, अब इसका नाम, इस ड्रग का नाम क्या है, उसका नाम है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन नाम ही इसका, पिलोकार्पिन 2 बार बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला ड्रग जो है मस्कुरानिक एगोनिस्ट है, जो इन जगहों पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर आती है निकोटिनिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो निकोटिनिक एगोनिस्ट जो है वो आपके, ऑब्वियसली बात है निकोटिन क्या है, जो नर्व्स और माइंड के बीच का खेल खेल रहा है, ठीक है। जो नर्व्स के मैसेजेस को माइंड तक पहुंचने नहीं दे रहा। अगर हमें इस ऐसे एगोनिस्ट का, ऐसे ड्रग का यूज करेंगे तो ये उसको ट्रीट करेगा। तो एक बीमारी होती है, पहले तो इस बीमारी का नाम क्या है जो जिसमें हम इसका एगोनिस्ट यूज कर रहे हैं, तो उस बीमारी का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। ये माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये आपके नर्व्स का और मसल्स के बीच का ब्रेक डाउन कर देती है, और माइंड जो है वो पता ही नहीं पता कि आपको वहाँ से हाथ हटाना है, ठीक है, या फिर जो भी है, जैसी भी प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त ये रिसेप्टर, ये जो एगोनिस्ट है, ये यूज़ किया जाता है ताकि हम मसल्स और ये जो माइंड का जो भी है, मसल्स और नर्व्स के बीच का जो ब्रेक डाउन हो गया है उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी से क्या होता है कि अगर ये इस मेडिसिन को ले लेता है, निकोटिनिक एगोनिस्ट को ले लेता है, तो इसमें थोड़ी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। और फैटिक भी हो सकती है, थकावट भी महसूस होती है ऐसी सिचुएशन में। और यहाँ पर जो ये एगोनिस्ट है वो इसी चीज़ को ठीक कर देगा, ठीक है। ये एगोनिस्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो गई हैं और आपको थकावट, फैटिक मतलब थकावट फील होने लगी है, इसलिए आप इस एगोनिस्ट को यूज़ कर रहे हो ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जो ये एसिटाइल कॉलिन ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऑल अबाउट, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। तो वैसे मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। अरे सब चले गए? सब चले गए, क्यों चले गए? अब ये तो बता के नहीं गए यार। छटो, मेरा तो रिवीजन हो रहा है, मैं तो पढ़ हो रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये एसिटाइल कॉलिन है ना, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग का रिजल्ट है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिलीज करता रहता है। अगर अगर देखो, एसिटाइल कॉलिन अगर लगातार हमारे बॉडी में रिलीज होता रहे तो यहाँ पर ना वो नर्व्स को बिल्कुल ना ख़त्म कर देगा, और यहाँ पर इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म वर्ड ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये स्पैज्म कर देता है मसल्स को, ठीक है। ये स्पैज्म क्या है, जब हमारे जो ये एसिटाइल कॉलिन की वजह से, ठीक है, एसिटाइल कॉलिन की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर के मसल्स जो हैं वो अलग तरीका का, मतलब अलग तरीके कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा फैलने लग जाए, ठीक है, अजीब तरीके से दर्द होने लगता है, उसी को स्पैज्म कहते हैं, ठीक है। वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, वॉयलेंट मतलब खतरनाक वाला, बिल्कुल खींचने लग गई है मसल्स, ठीक है, तो उसी को हम स्पैज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटाइल कॉलिन जब ज़्यादा रिलीज करता है तो ऑब्वियसली बात है मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव आने लगता है, और यहाँ पे इसीलिए एसिटाइल कॉलिन जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ पर ये जो है आपके पेट के अंदर कोई दिक्कत है अगर किसी भी तरह की, तो उसको भी रिलीव करता है, यूरिनरी ब्लैडर को, जहाँ से वॉशरूम निकलता है, ठीक है, वो सब। और यहाँ पे ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब ये जो हमारे पेट के अंदर की डाइजेशन प्रोसेस है उसको भी नॉर्मल करने की कोशिश करता है, उसको भी बढ़ाता है ये। और ये एसिटाइल कॉलिन जो है वो अगर हमारे शरीर में कोई ऐसा ड्रग, कोई भी ड्रग, ऐसा कोलिनर्जिक ड्रग अगर प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा,
तो उसको भी ठीक करने का काम करता है ये, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर कोई कोलिनर्जिक ड्रग को अगर ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसीलिए वो एंटागोनिस्ट बन जाता है इसका, ठीक है, इसीलिए वो एंटागोनिस्ट बन जाएगा। अभी मैंने बताया भी था एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में डिफरेंस, जो सेम तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटागोनिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो इसका दे रखा है सिंथेसिस दे जाता है कार्बाकॉल, कार्बाकॉल, ठीक है। तो ये कार्बाकॉल क्या है, यही है इसका सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछली बार पूछा गया था। इधर Cl आता है और इधर N, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, यहाँ Cl नेगेटिव भी है, इधर पॉजिटिव है, और ये COCl2 HCl, ठीक है। ये C अलग से नहीं अलग से क्या ऐसे दिखाया जाता है इसको, और यहाँ पर ये बन जाएगा जब ये COCl2 क्या है, ये C डबल बॉन्ड, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, COCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इससे रिएक्ट कर रहा है ये पार्ट, ठीक है। और ये CO, ये N, ये आपका CH3, 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 और यहाँ पर ये आपका Cl जो ये वाला पार्ट है ये बाहर लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर NH4OH रिएक्ट करता है, और NH4OH रिएक्ट करने पर ये आपका मेन कंपाउंड मिल जाएगा कार्बाकॉल, जो आपको चाहिए। N, CH3, 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 और यहाँ पे Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये कार्बाकॉल है। इसके आगे आता है हमारा कि कार्बाकॉल भी यही काम करता है, ये हमारे पेट के जितने भी देखो कार्बाकॉल का काम है क्या, ये आँखों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आँखों का नर्व डैमेज हो गया है, आँखों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या देख रहा है क्या नहीं, मतलब ओवरऑल आईज जो है बिल्कुल ब्लाइंड कर दी गई, ठीक है। तो उस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में कार्बाकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पहली कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे किसी भी तरह की मुस्कुरानिक या फिर निकोटिनिक एक्शन अगर उसको ठीक करना है, दोनों तरह के एक्शंस को ठीक करने का काम कार्बाकॉल कर सकता है। और वॉशरूम से यूरिनरी रिटेंशंस अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है कार्बाकॉल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा जो ये है बैंथाकॉल। बैंथाकॉल का भी यही काम है, देखो ये बैंथेनोकॉल का काम भी यही है। ये क्या करता है, ये हमारे जो बाउल मूवमेंट्स होती है, मतलब जो एटोनी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एटोनी। एटोनी का मतलब होता है हमारे बाउल मूवमेंट, मतलब वॉशरूम से हटकर अगर हम बात करें तो बाउल मूवमेंट समझना चाहिए। तो बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम, मतलब इस प्रॉब्लम को, इशू को ठीक करने का काम जो है, ये प्रॉब्लम है, एक तरह की बीमारी है ये, है ना, इसको ठीक करने का काम जो है वो बैंथेनोकॉल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है क्या आगे, फिर हमारे जो आते हैं काफ़ी सारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक है। देखो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं, ये हमारे मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। और अगर क्यों करेंगे, अगर कोई भी कॉलिनर्जिक हमारी, देखो मैंने पहले भी बताया था किसी भी चीज़ की अति हमारे लिए बुरी होती है। तो यहाँ पे वैसे तो ये कॉलिनर्जिक जो है वो ठीक ठीक काम कर जाए तो सही है, लेकिन अगर हमारे बॉडी के में अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे, एंटी, मतलब उसको ठीक करने का काम करेंगे, उसका ड्रग्स लेंगे।
तो मसल्स या फिर मसल्स के साथ जो नर्व्स वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है, उनके साथ को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। और जो अलग तरीके का मूवमेंट हो रहा था जो हमारे बॉडी के अंदर स्पाज्म जो है वो हो रहा था, स्पाज्म, ठीक है, उसको उसको भी ठीक करने का काम करता है ये ड्रग, ठीक है। और कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उनको भी, जैसे कि जैसे कभी ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होता है, ये हमारी, बस दिक्कत ये है कि जो ड्रग है ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट कर सकता है, ये सलीवा, जो हमारे राल वगैरह, और गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में आपका कई तरह के जूस आ जाते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस और सलीवा वगैरह को जो है, अगर इस ड्रग का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ना कह सके या फिर जैसा भी है, अगर इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं तो उसका सिक्रीशन जो है, मतलब इन दोनों का सिक्रीशन जो है वो हमारे बॉडी में थोड़ा कम होने लगता है। और क्या क्या कम होने लगेगा, ये तो डिक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। और एक और है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट मैंने बताई थी वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब बॉडी के अंदर सलीवा, जो मुंह के अंदर राल है, अगर वो ढंग से प्रॉपर नहीं बनेगी तो खाने के अंदर जो ऑइसोफेगस है, आपके जो गले की जो नली है, इसको नीचे तक जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसीलिए ये ड्रग थोड़ा सा ठीक नहीं है। और एक और चीज की, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ पैप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, पैप्टिक अल्सर्स जो होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के अंदर, देखो पैप्टिक अल्सर का ये बीमारी है, एक तरह की इशू है हमारी बॉडी का। हमारे शरीर का एक एचसीएल होता है, हमारे पेट में एक एचसीएल प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पेट के अंदर एचसीएल ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे तो वो हमारे जो ऑइसोफेगस है इसको, है ना, डैमेज कर सकती है, या फिर पेट के अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, उसको भी डैमेज कर सकती है। तो पैप्टिक अल्सर हो जाता है उस इंसान को, ठीक है। तो ऐसी इसमें ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपका ये बीमारी है ये ठीक हो जाती है। और एक ऑप्था, मतलब ये प्रॉब्लम्स का नाम है ऑप्थेल्मोलॉजी। ये ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ये भी ठीक होने का काम करती है। और एक और बीमारी है जिसका नाम है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जो है, इस बीमारी को भी सुनना, ये क्या है। पार्किंसन डिसीज हमारे बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऑल अबाउट जो हमारे शरीर की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, अंदर या बाहर जैसे भी हो, उसको खराब करने का काम करती है। ये खराब हो जाती है तो वो पार्किंसन डिसीज हो जाती है इंसान को, ठीक है। कोई आया है, ये चला गया सारे। आवाज आ रही है? हेलो। अब एंटागोनिस्ट के एक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि देखो, जो एंटागोनिस्ट होता है, सपोज कीजिए कोई बाहर से आपका कोई चीज आई, ठीक है, और उसने एक तरह का चीज में ऐड होना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये है क्या, ये हमारी बॉडी का इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी उसका नाम होता है पोस्ट सिंपेटिक नर्व, ठीक है। पोस्ट सिंपेटिक नर्व का काम होता है हमारे बॉडी के साथ इंफॉर्मेशन लेना। तो यहाँ पर ये जो है वो निकलेगा और इसको बॉडी को इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी और ये बॉडी को दे देगा। तो यहाँ पर जो अटैच होता है इसी को एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ऑल अबाउट एंटागोनिस्ट जो है वो हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, एक जो कॉलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। एक आपका मस्कुलैनिक, ठीक है,
तो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है या सलीवा होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ये आप पढ़ चुकी हो अभी। इसका यूज़ जो है वो क्लिनिकली काफ़ी चीज़ों में है। और देखो पैप्टिक अल्सर से रिलीफ देता है, ये बताया मैंने अभी, ठीक है। दूसरा पार्किंसन डिसीज से रिलेटेड भी आपको ट्रीटमेंट होता है। मोशन, अगर किसी को मोशन सिकनेस है, व्हाट इज मोशन सिकनेस? मोशन सिकनेस में क्या होता है कि बॉडी को पता जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती, उसी को मोशन सिकनेस कहते हैं, ठीक है। और एक और इशू है यहाँ पे ऑप्थैलेमिक अल्सर। ऑप्थैलेमिक अल्सर जो है उसमें आपकी आंखों का इशू होता है ये। तो ज़रूरी नहीं हर अल्सर का मतलब एक तरह का कोई इशू, मतलब पेट से रिलेटेड है या मतलब कोई आंखों से रिलेटेड है, नहीं। इससे मीनिंग है ऑप्थैलेमिक अल्सर का मतलब है आपकी आईज का इशू हो जाता है, रेड आई हो जाती है, ब्लडी आई हो जाती है और ब्लाइंड होने का भी डर रहता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है उसमें एक ड्रग है जिसका नाम है एट्रोपाइन। एट्रोपाइन लेने से जो है इसकी सारी इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका सिंथेसिस दिया हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने बताया नहीं है। और आगे आता है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। तो देखो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट जो है वो आपके मेन जो है वो हेड और नेक की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर देखो मैंने बताया था नर्व्स जो होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और तभी हमारे ब्रेन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स हैं अगर हमारे नेक या हेड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाले? निकोटिनिक, ठीक है। तो निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे हेड या नेक की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट जो होता है यहाँ पे कोई थेरेपेटिकली मैं कहूँ तो यहाँ पर ये गैंग्लिया नाम है, जो आपका ये नेक और हेड वाला पार्ट होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गैंग्लिया है ये कॉन्सिक्वेंटली काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत सारे हैं, ये परेशानी भी बहुत देता है और यूजेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको ब्लॉक करने का काम भी करते हैं कई सारे। तो गैंगोलिनिक एंटागोनिस्ट इसलिए इन्हें बोला जाता है, जो गैंग्लिया पार्ट पर ठीक करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको गैंग्लियोनिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। तो गैंगोलिक एंटागोनिस्ट में आपका एक नॉर्मल सा ड्रग है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम साल्ट, ठीक है। ये क्या करता है? वास्को कंस्ट्रिक्शन, मैंने बताया था वास्को कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, हमारे दिल से रिलेटेड जो देखो हमारे ब्लड प्रेशर जो ये नस है, ठीक है, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ज़्यादा होने लगे तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर जनरेट होने लगता है। तो गैंगोलिक एंटागोनिस्ट क्या करता है? ये हमारे वासो कंस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम कर देगा, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। फिर इसी में एक न्यूरोमस्कुलर एंटागोनिस्ट आता है ट्यूबरोकुरानिन, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो सर्जरी के टाइम पर यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है और एक हम इसको डीप एनेस्थीसिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इच्छा मृत्यु चाहिए है तो उस इंसान को ट्यूबरोकुरानिन भी दिया जा सकता है। और या फिर एनेस्थीसिया इज़ नॉट अबाउट ओनली ये कि हम इसको सर्जरी के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे ट्यूबरोकुरानिन से सर्जरी थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है, इससे आसान हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है डॉक्टर और पेशेंट के लिए, ठीक है। और डीप एनेस्थीसिया मतलब उस इंसान को पूरी तरह से सुलाने का काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कोलिनर्जिक के कुछ एंजाइम्स हैं, कोलिनर्जिक कोलिन एस्टेरियस इनहिबिटर्स मैंने बताया है पहले भी कि जहाँ इनहिबिटर्स आता है और एज, वो कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे बॉडी में निकल रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं, तो उन्हें इनहिबिट करना पड़ रहा है। इनहिबिट मतलब उन्हें कम करना पड़ रहा है। तो एंटीकोलिनेस्टिक जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हैं और इन्हीं को कम करने का काम
देखो एसिटाइल कॉलिन को ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको, या तो उसको वापस भेज दो कि हमें नहीं चाहिए, या फिर हाँ उसका कॉलिनर्जिक के इफेक्ट को या तो कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि इसमें एक जो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, कॉलिनेस्ट्रेज जो ये एंजाइम है जो इसको एक्टिव कर देता है और यहाँ से वापस उसी चीज़ को उसी इफेक्ट को कम कर देता है, रिटर्न करने का काम भी कर देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडाइल कॉलिनेस्ट्रेज जो है वो उसका स्ट्रक्चर तो है, अभी पूछा भी था टेस्ट उसमें असाइनमेंट में कि एसिटाइल कॉलिन जो है कॉलिनेस्ट्रेज, इसी एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी का स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मतलब ये दे भी रखा है आपको, ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है, सल्फर 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 सल्फर, इधर सल्फर, इधर भी सल्फर, ठीक है। ये सारे एंजाइम से अटैच्ड हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं जो इनको मूवमेंट कराने की हेल्प करते हैं। तो अभी इसके आगे का पार्ट है कि जो ड्रग्स हैं जो एंटी कॉलिनेस्ट्रेज पर एक्ट करते हैं, ठीक है, उन ड्रग्स की बात करेंगे जो एक्ट करते हैं ऑन एंटी कॉलिनेस्ट्रेज, मतलब इन एंजाइम्स पर एक्ट करने का काम करते हैं। तो बस ड्रग्स की अगर हम बात करें वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, उनका नाम है, एक तो देखो ये दो कैटेगरीज में हम इन्हें कम कर सकते हैं, या तो उस रिसेप्टर को रिवर्स कर दो, या तो वो रिवर्सिबल रिसेप्टर हो, या फिर उसे ऑर्गन को जहाँ पे भी वो रिसेप्टर चल रहा है उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कर दो, ठीक है। तो जो रिवर्सिबल होता है उसमें एक ड्रग आता है जिसका नाम है फाइसोटाइजिमाइन, ठीक है। और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला है, देखो इसको जो रिवर्सिबल और दे रखा है फाइसोटाज, जो ये फाइसोस्टिग्जामाइन जो भी है ये, इसको आपका जो सिंथेसिस दे रखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जो दे रखा है वो नियोस्टिग्माइन, स्टिग्माइन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट नॉर्मली है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा 13 चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, बस इसमें यही थे।